स्टीफन हॉकिंग की किताब ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम यूनिवर्स के सबसे गहरे सवालों, बिग बैंग, ब्लैक होल और समय यात्रा के रहस्यों को सरल भाषा में खोलती है। यह किताब न सिर्फ विज्ञान प्रेमियों बल्कि हर जिज्ञासु के लिए एक जादुई खिड़की है जो हमें बताती है कि हम कहां से आए हैं और ब्रह्मांड कैसे काम करता है। यह किताब हमें वहां ले जाती है जहां विज्ञान और कल्पना का फर्क मिटता है, उस क्षण तक जब यूनिवर्स का जन्म हुआ, जहां ब्लैक होल समय को निगलते हैं और जहां समय की दिशा उलट सकती है। यह कोई कल्पनाशील कथा नहीं बल्कि हमारे समय के महानतम भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग द्वारा उठाए गए असली वैज्ञानिक प्रश्न हैं। अध्याय 1 यूनिवर्स की शुरुआत, बिग बैंग से पहले क्या था। स्टीफन हॉकिंग बताते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक अत्यंत सघन बिंदु से हुई जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। 13.8 अरब साल पहले समय, स्थान और ऊर्जा एक ही पल में जन्मे। इससे पहले कुछ नहीं था, ना समय, ना स्थान, ना ही कोई घटना। बिग बैंग के पीछे विचार यह है कि अगर आज ब्रह्मांड फैल रहा है तो उसे पीछे ले जाने पर सब कुछ एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाएगा। इसी बिंदु को सिंगुलैरिटी कहते हैं, एक ऐसा स्थान जहां हमारी भौतिकी के नियम काम नहीं करते। हॉकिंग ने यह भी स्पष्ट किया कि बिग बैंग से पहले समय का कोई अर्थ नहीं है। समय की शुरुआत भी वहीं से मानी जाती है। इसलिए बिग बैंग से पहले क्या था जैसे सवाल का उत्तर ही नहीं बनता, क्योंकि पहले शब्द का कोई मतलब ही नहीं है। अध्याय 2 पृथ्वी यूनिवर्स का केंद्र नहीं है। पुराने समय में, खासकर अरस्तु के युग में, यह माना जाता था कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य चांद इसके चारों ओर घूमते हैं। पर 1600 में गैलीलियो की दूरबीन ने साबित किया कि बृहस्पति के भी अपने चंद्रमा हैं, यानी पृथ्वी सबका केंद्र नहीं है। इसके बाद न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियमों से यह समझाया कि जो बल सेब को नीचे गिराता है वही चांद को कक्षा में बनाए रखता है। उन्होंने समीकरण दिए जो 100 सालों तक यूनिवर्स के व्यवहार की सटीक भविष्यवाणी करते रहे। लेकिन आइंस्टीन ने बताया कि समय और स्थान स्थिर नहीं बल्कि लचीले हैं। गुरुत्वाकर्षण समय और स्थान को मोड़ता है, यह सापेक्षता का मूल सिद्धांत है। अध्याय 3 समय यात्रा, विज्ञान या कल्पना। आइंस्टीन के सिद्धांतों के अनुसार अगर कोई वस्तु प्रकाश की गति से चले तो समय उसके लिए धीमा हो जाता है। कल्पना कीजिए कि जुड़वा भाई हैं और एक भाई अंतरिक्ष में तेज गति से यात्रा करता है जबकि दूसरा पृथ्वी पर रहता है। जब वह अंतरिक्ष यात्री भाई लौटता है तो वह अपने भाई की तुलना में जवान रहेगा। ब्लैक होल के पास समय और भी धीमा हो जाता है। यदि आप ब्लैक होल के निकट जाएं तो आपके लिए कुछ घंटे गुजरेंगे जबकि पृथ्वी पर सदी बीत जाएगी। हालांकि समय में पीछे जाना यानी अतीत की यात्रा अब भी केवल सिद्धांतों तक सीमित है। क्वांटम फिजिक्स कुछ संभावनाएं प्रस्तुत करती है, पर अभी तक कोई ठोस तकनीक या उदाहरण नहीं है। अध्याय 4 ब्लैक होल, ब्रह्मांड के रहस्यमयी द्वार। जब विशाल तारे अपने ईंधन को समाप्त कर लेते हैं तो वे अपने ही गुरुत्वाकर्षण से ध्वस्त होकर ब्लैक होल बना लेते हैं। यह वह बिंदु है जहां से प्रकाश भी वापस नहीं लौट सकता। हॉकिंग ने सिद्ध किया कि ब्लैक होल पूरी तरह काले नहीं होते। वे धीरे धीरे ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। इसका अर्थ है कि ब्लैक होल भी मर सकते हैं, वे धीरे धीरे वाष्पित हो जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी वस्तु ब्लैक होल में गिरती है वह सिंगुलैरिटी तक जाती है, जहां भौतिकी के सभी ज्ञात नियम नष्ट हो जाते हैं। यह वह बिंदु है जहां सामान्य सापेक्षता और क्वांटम यांत्रिकी का टकराव होता है। अध्याय 5 क्वांटम दुनिया, अनिश्चितता का जादू। परमाणुओं और इलेक्ट्रॉनों की दुनिया में नियम अलग होते हैं। इलेक्ट्रॉन एक ही समय में दो स्थानों पर हो सकता है,
यही क्वांटम यांत्रिकी है, एक ऐसी दुनिया जहां अनिश्चितता शासन करती है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहता है कि आप किसी कण की स्थिति और गति को एक साथ सटीक रूप से नहीं जान सकते। हॉकिंग ने इसी सिद्धांत का उपयोग कर यह बताया कि ब्लैक होल भी क्वांटम स्तर पर ऊर्जा छोड़ते हैं। इसका गहरा निष्कर्ष यह है कि ब्रह्मांड एक संभावनाओं की मशीन है, यहाँ सब कुछ निश्चित नहीं है। अध्याय 6, समय का एक ही दिशा में बहना, लेकिन क्यों? हम हमेशा देखते हैं कि घटनाएं एक दिशा में घटती हैं, टूटा हुआ गिलास खुद से जुड़कर वापस नहीं आता। इसका कारण है एंट्रोपी, अव्यवस्था की मात्रा। ब्रह्मांड समय के साथ अव्यवस्था की ओर बढ़ता है। यही कारण है कि हम अतीत को याद करते हैं लेकिन भविष्य को नहीं जानते। हॉकिंग पूछते हैं, अगर ब्रह्मांड सिकुड़ने लगे तो क्या समय उलट जाएगा? उनका उत्तर नहीं, क्योंकि हमारी चेतना और स्मृति भी एंट्रोपी की दिशा में काम करती है। यानी समय का बहाव हमारे मस्तिष्क की बनावट से भी जुड़ा है। अध्याय 7, क्या ब्रह्मांड को पूरी तरह समझा जा सकता है? हॉकिंग का सबसे बड़ा सपना था एक ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी, गट खोजना, ऐसा एक समीकरण जो ब्रह्मांड के सभी बलों को एक सूत्र में बांध दे। गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय बल और परमाणु बल सबका एक ही मूल नियम हो, यही विचार था। पर समस्या यह है कि आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत और क्वांटम मैकेनिक्स साथ काम नहीं करते। अगर कभी इन दोनों को जोड़ने वाला सिद्धांत मिला तो हॉकिंग के शब्दों में हम भगवान के मन को जान लेंगे। हालांकि वे खुद नास्तिक थे और मानते थे कि ब्रह्मांड ही भगवान है, वही नियम जो सब कुछ चलाते हैं। अध्याय 8, क्या ब्रह्मांड अनंत है? हॉकिंग ने यह भी स्पष्ट किया कि ब्रह्मांड अनंत नहीं है, पर इसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे पृथ्वी का कोई अंत नहीं, पर वह सीमित है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड ऐसा ढांचा हो सकता है जो खुद में घुमावदार है, एक ऐसा बंद रूप जिसमें आप चलते जाएं और किसी सीमा तक न पहुँचें, लेकिन फिर भी वह सीमित हो। अध्याय 9, स्टीफन हॉकिंग की असाधारण प्रेरणा। 21 वर्ष की उम्र में जब हॉकिंग को मोटर न्यूरॉन बीमारी ALS हुई, डॉक्टरों ने कहा कि वे केवल 2 साल जी पाएंगे, लेकिन वे करीब 50 वर्षों तक जीवित रहे और विज्ञान की सबसे जटिल पहेलियों पर काम करते रहे। उनका शरीर धीरे धीरे लकवाग्रस्त होता गया, लेकिन उनका मस्तिष्क ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज में अविराम बना रहा। उनकी सबसे बड़ी खोज यही नहीं कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, बल्कि यह थी कि एक सीमित शरीर के भीतर भी अनंत सोच कैसे रह सकती है। हॉकिंग का सपना था कि मनुष्य एक दिन ऐसा सिद्धांत खोज लेगा जो ब्रह्मांड के हर सवाल का उत्तर देगा। उन्होंने कहा, जब हम यह जान लेंगे कि ब्रह्मांड क्यों है जैसा कि है, तब हम जान लेंगे कि हम क्यों हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि विज्ञान केवल तथ्यों की खोज नहीं, बल्कि मानव आत्मा की खोज भी है।